यस सर। चलो सुनना अब। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक सेक्शन खत्म किया था लॉ में, सेक्शन 136। सेक्शन 136 किसका था? सेक्शन 136 था सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सेक्शन 136 किसका था? सेक्शन 136 था सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। था कि नहीं था बताओ? यस सर था। अब बेटा आज की क्लास में हम लोगों को एक नेक्स्ट सेक्शन चालू करना है 137। कौन सा सेक्शन चालू करेंगे? 137। 136 पूरा कंप्लीट हो गया था, मैंने इसका चार्ट भी बनवा दिया था आपको। सेक्शन आप रीड करिएगा, कोई डाउट हो मेरे से पूछिएगा, ठीक है? मैंने रीड नहीं कराया था, शायद चार्ट बनवा दिया था नेक्स्ट क्लास में पूरे सेक्शन का, ठीक है? रीड भी करा दिया था क्या? रीड नहीं कराया था ना? हाँ, तो आप रीड करना, कोई क्वेरी आए मेरे से पूछना, वैसे आएगी नहीं, हमने सारा पढ़ा ही है। अब अगला सेक्शन आता है सेक्शन 137, सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन है। किस चीज का सेक्शन है? सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन है, नहीं सॉरी, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन है। सर इस सेक्शन की थीम क्या है मैं आपको बताता हूं। इस सेक्शन की थीम क्या है मैं आपको बताता हूं। सर ये सेक्शन ये बोलता है कि हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करने हैं। क्या बोलता है सेक्शन? हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करने हैं। अब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को कैसे फाइल करेगी? कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को कैसे फाइल करेगी, वो हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो सर ये सेक्शन ये बोलता है कि पहली तो कंपनी को आरओसी को 4 चीजें फाइल करनी है। एक तो कंपनी आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेगी, एक कंपनी आरओसी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करेगी, और उसके अलावा अगर कंपनी की कोई ऐसी सब्सिडियरी है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, यानी कंपनी की कोई फॉरेन सब्सिडरी है और उस फॉरेन सब्सिडरी का इंडिया में कोई ऑफिस नहीं है, इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। मतलब जैसे मान लो एक कंपनी है रिलायंस, रिलायंस की एक सब्सिडियरी नेपाल में है काठमांडू लिमिटेड। अब उस काठमांडू लिमिटेड का अगर इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ऑफिस नहीं है, तो बोले अगर कंपनी की कोई सब्सिडियरी है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और कंपनी की जो सब्सिडियरी है इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो ऐसी सब्सिडियरी के केस में आपको क्या करना है? उसके जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, उसके जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं वो भी आरओसी को फाइल करने हैं। तो एक तो आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हो जाएंगे, एक आरओसी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हो जाएंगे, और एक अगर कंपनी की कोई फॉरेन सब्सिडरी है तो फॉरेन सब्सिडरी के ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल होंगे अगर फॉरेन सब्सिडरी का इंडिया में कोई पीओबी नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। और लास्ट कोई भी इन्होंने बोला अदर डॉक्यूमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होता है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ फॉर्म एओसी-1 अटैच होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ बीओडी रिपोर्ट अटैच होती है, तो कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होता है वो कंपनी को आरओसी को फाइल करना है। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? अब इसके फाइलिंग के बच्चों टोटल 3 केस हैं। इसके फाइलिंग के टोटल केस 1 तो यह है कि कंपनी ने क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, एजीएम में उन्हें अडॉप्ट कराती है, अप्रूव कराती है। अब सिचुएशन ये होती है कि कई बार एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट होते हैं, अप्रूव होते हैं, कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में अडॉप्ट या अप्रूव नहीं होते। तो इन्होंने ये बोला कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में अडॉप्ट हुए तो सिचुएशन अलग होगी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एजीएम में अडॉप्ट नहीं हुए तो सिचुएशन अलग होगी। तो मैं दोनों सिचुएशन पढ़ा रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में अडॉप्ट हुए तो क्या होगा और नहीं अडॉप्ट हुए तो क्या होगा। तो इन्होंने बोला अगर कंपनी की एजीएम हुई और एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो गए तो जिस दिन एजीएम हुई थी उससे 30 डेज के अंदर अंदर अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल हो जाएंगे। जिस दिन क्या हुई उसके 30 डेज में अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल हो जाएंगे। कोई दिक्कत? केस 2 आता है एजीएम हुई लेकिन एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुए। तो अब इस केस में क्या होता है, जैसे एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं होते तो शेयर होल्डर से पूछा जाता है कि भाई आपको बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी क्या कमियां लगी जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट नहीं कर रहे। शेयर होल्डर कमियां बता देते हैं, फिर एजीएम को पोस्टपोन किया जाता है और जो कमियां हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ठीक की जाती हैं। फिर जो एडजर्न्ड एजीएम होती है, एडजर्न मतलब पोस्टपोन होने के बाद जो एजीएम होगी,
जो एडजर्न्ड एजीएम होती है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट होता है। तो लॉ बोला एक काम करना, मान लो एजीएम हुई, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुए, तो जिस दिन एजीएम हुई उसके 30 डेज में अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल कर देना, और आरओसी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले भी लेगी एज अ प्रोविजनल स्टेटमेंट। प्रोविजनल मतलब टेम्पररी स्टेटमेंट। उसके बाद बोले फ्यूचर में जब भी एडजर्न्ड एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो जाए, फ्यूचर में जब भी एडजर्न्ड एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो जाए, तो एडजर्न्ड एजीएम से 30 डेज में अडॉप्टेड वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल कर देना। मतलब अगर एजीएम हो रही है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें अडॉप्ट नहीं हो रहे, तो उस केस में जो कंपनी को फाइलिंग करनी पड़ रही है वो दो बार करनी पड़ रही है। पहले एजीएम से 30 डेज में अडॉप्टेड वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने, जो आरओसी प्रोविजनल मान के एक्सेप्ट कर लेगी, फिर एडजर्न्ड एजीएम से 30 डेज में अडॉप्टेड वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करना। मतलब एजीएम हुई तो 30 डेज से एजीएम के अडॉप्टेड वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होंगे, ये तो जब है जब एजीएम में अडॉप्ट हुए। एजीएम में अडॉप्ट नहीं हुए तो एजीएम से 30 डेज में अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होंगे, एडजर्न्ड एजीएम से 30 डेज में अडॉप्टेड वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होंगे। क्लियर है? केस 1 हो गया, केस 2 हो गया। अब एक केस आता है केस 3। मान लो कंपनी में एजीएम ही नहीं हुई, तो वैसे तो एजीएम कराना मैंडेटरी है, वैसे तो एजीएम कराना मैंडेटरी है, पर कई बार हो जाता है कि भाई कंपनी में एजीएम नहीं हुई। अब कंपनी में एजीएम ही नहीं हुई, फिर क्या करेंगे? तो लॉ बोला अगर किसी साल कंपनी में एजीएम नहीं होती है तो जो भी एजीएम कराने की लास्ट डेट थी वो देख लो, और उस डेट से 30 डेज में अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आरओसी को फाइल कर दो, और साथ में एक स्टेटमेंट फाइल कर दो जिसमें रीजन बता दो कि अगर कंपनी ने एजीएम नहीं होल्ड कराई तो एजीएम होल्ड क्यों नहीं कराई। बोलिए आया? बोलिए आया क्या? अच्छा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल होते हैं वो एक फॉर्म में फाइल होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइल होंगे एओसी 4 में। कौन से फॉर्म में? और एक होते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइल होते हैं एओसी 4 सीएफएस में। दो फॉर्म आते हैं, एओसी 4 और एओसी 4 सीएफएस। जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो एओसी 4 में फाइल होंगे, और जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एओसी 4 सीएफएस में होंगे। क्लियर है? लेकिन हर जगह टाइम पीरियड क्या है? 30 डेज ही है, एक्सेप्ट 1% कंपनी। सर 1% कंपनी में क्या दिक्कत है? उनको एजीएम करानी नहीं होती। 1% कंपनी में दिक्कत यह है कि उनको एजीएम, सर जब उनको एजीएम करानी नहीं होती तो फिर वो एजीएम से 30 डेज में कैसे आरओसी को फाइल करेंगे? तो इन्होंने बोला अगर 1% कंपनी है तो ये देख लो साल कब खत्म हुआ, और साल खत्म होगा 31 मार्च को। तो 31 मार्च से 180 डेज में, 31 मार्च से 180 डेज में जिन कंपनी को एजीएम नहीं करानी उन कंपनी को 31 मार्च से 180 डेज में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करना है। मतलब अगर एग्जाम में पूछ ले 1% कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को कब फाइल करेगी, तो बोले 1% कंपनी ईयर एंड से 180 डेज में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल करेगी। कोई डाउट या क्वेरी हो तो पूछ लो। क्लियर है? मतलब टोटल मेरे हिसाब से केस जो बनाने हैं वो 4 बनाने हैं। केस 1 एजीएम हुई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हुए तो 30 डेज से अंदर अंदर अडॉप्टेड वाले फाइल कर दो। एजीएम हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुए, केस 2, तो पहले एजीएम से 30 डेज में अनअडॉप्टेड फाइल होंगे, फिर एडजर्न्ड एजीएम से 30 डेज में अडॉप्टेड फाइल होंगे। केस 3 एजीएम हुई नहीं, तो जो भी एजीएम कराने की लास्ट डेट है उससे 30 डेज में अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल होंगे, साथ में स्टेटमेंट ऑफ रीजंस जाएगा कि हमने एजीएम क्यों नहीं करे। केस 4 1% कंपनी के केस में साल खत्म होने से 180 डेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल होंगे, और कौन से फॉर्म में फाइल होंगे? एओसी 4 या एओसी 4 सीएफएस। जिन कंपनीज को ऑडिट, जिन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद के हैं वो तो एओसी 4, और सीएफएस भी है तो एओसी 4 सीएफएस। कोई दिक्कत? यहां पे सेक्शन तो पूरा खत्म हो गया। अब सेक्शन में एक तो एक्सबीआरएल का कॉन्सेप्ट है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। एक्सबीआरएल क्या होता है ये आप ईआईएस में पढ़ेंगे, तो मैं क्लास में ये नहीं एलोबरेट कर सकता कि एक्सबीआरएल का है, बट एक्सबीआरएल एक फॉर्मेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, कंप्यूटराइज फॉर्मेट। जैसे एक फॉर्मेट नहीं होता पीडीएफ, पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट, यह एक फॉर्मेट होता है एक्सएलएस, एक्सेल फाइल को बोलते हैं। एक फॉर्मेट होता है .doc, वो वर्ड फाइल को बोलते हैं। एक फॉर्मेट होता है .txt, वो टेक्स्ट बुक फाइल को बोलते हैं। ऐसे एक फॉर्मेट है .xbrl, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का फॉर्मेट है। एक्सबीआरएल फॉर्मेट हर कंपनी को अप्लाई नहीं होता, इसके लिए अलग से रूल बने हुए।
तो उन रूल्स में हमको यह पता होना चाहिए कि किन कंपनीज को XBRL अप्लाई होता है और किन कंपनीज को XBRL अप्लाई नहीं होता है। क्लियर है? तो ये अभी हम रूल से पढ़ लेंगे, पर ये छोड़ के जो सेक्शन का हमारा पार्ट है वो खत्म हो गया अपार्ट फ्रॉम पेनल्टीज। तो पहले सेक्शन पढ़ते हैं, फिर XBRL पढ़ते हैं और लास्ट में डिस्कस करेंगे पेनल्टीज। इस सेक्शन को कंक्लूड करेंगे 138। इसके बाद देखो अगला सेक्शन है, वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा ही चुका हूं। देन वी विल कम बैक टू सेक्शन 134 विच इज BOD रिपोर्ट। आइए अब बच्चों इधर देखिएगा, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार, सेक्शन 137। अब यहां क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये तो बेटा केस 1 है, वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अडॉप्टेड एट एजीएम। ये आपका क्या हो गया, केस 1 हो गया, वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अडॉप्टेड एट एजीएम। इस केस में क्या क्या फाइल होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होंगे। ये वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ना, अकाउंट ऑफ इट सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसने नहीं स्टैब्लिश किया है प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। और क्या फाइल होगा, ऑल द डॉक्यूमेंट जो अनेक्स्ड होते हैं टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोलिए आया क्या, फाइल करने का टाइम पीरियड क्या है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद रजिस्टर विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ एजीएम। बताइए केस 1 क्लियर है, केस 1 क्लियर है? यस सर। तो देखो क्या क्या फाइल होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंट ऑफ सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, नॉट स्टैब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ऑल द डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कितने दिन में फाइल होगा, विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ एजीएम। क्लियर है बच्चों, सबको क्लियर है? आगे बढ़ो। अब आता है केस 2। केस 2 क्या आता है, एजीएम हुई लेकिन एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट ही नहीं हुए, वेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अडॉप्टेड एट एजीएम और एडजर्न्ड एजीएम। इसमें क्या होगा, वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अडॉप्टेड एट एजीएम और एडजर्न्ड एजीएम, सच unadopted financial statement shall be filed with the registrar within 30 days of the date of AGM। क्लियर है? और इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जब अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप आरओसी को फाइल करोगे तो आरओसी उन्हें एज अ प्रोविजनल एक्सेप्ट करेगी, मतलब टेम्पररी बेसिस पे एक्सेप्ट होंगे, वो परमानेंट बेसिस पे नहीं एक्सेप्ट होंगे, वो टेम्पररी बेसिस पे एक्सेप्ट होंगे। द रजिस्ट्रार शैल टेक अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन हिज रिकॉर्ड्स as provisional till the financial statements are filed by him after they are adopted in adjourned AGM for the purpose। और उसके बाद फाइनली adopted financial statement फाइल हो जाएंगे। The financial statement and other document adopted in the adjourned AGM shall be filed with the registrar within 30 days of the date of such adjourned AGM। बोलिए आया, ये हमारा कौन सा केस हो गया, केस 2 हो गया। केस 2 समझ में आया सभी बच्चों को? पक्का, पक्का आ गया। अब आइए केस 3। एजीएम ही नहीं हुई तो क्या होगा, वेयर एजीएम इज नॉट हेल्ड। तो इन्होंने बोला फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, फाइलिंग होगी एक तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह तो है, प्लस क्या फाइल होगा, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड रीजन फॉर नॉट हेल्डिंग एजीएम। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग क्या है, विद इन 30 days ऑफ द लास्ट डेट अप टू विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। क्लियर है क्या सर? ये वाला पॉइंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं सर। आरओसी को जो फॉरेन सब्सिडरी के अकाउंट्स फाइनल होते हैं, फाइल होते हैं, वो अडॉप्टेड वाले फाइल होते हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि अगर कंपनी की कोई फॉरेन सब्सिडरी है और फॉरेन सब्सिडरी जिस कंट्री की है वहां पे ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आरओसी को ऑडिटेड की क्या गया, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हो जाएंगे। ऐसा सेम पॉइंट हमने प्लेसिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन वेबसाइट पे पढ़ा था, याद आया? वेयर अ कंपनी एज अ सब्सिडियरी, वेयर अ कंपनी एज अ सब्सिडियरी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, herein referred to as foreign subsidiary, but such foreign subsidiary is not required to get its financial statement audited। तो इस केस में it would be sufficient compliance if holding Indian company, if holding Indian company, if holding Indian company files with the registrar
files with the registrar unaudited financial statement of foreign subsidiary along with a declaration. एक डिक्लेरेशन चला जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं हुए क्योंकि वहां पे लॉ के अंदर ऑडिट रिक्वायर्ड है नहीं. अच्छा, और ये आ गया आपका आखिरी केस, केस 4. ओपीसी में क्या होगा? ओपीसी के केस में आपको फाइल करने विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर. बताइए आया कौन सा फॉर्म है फाइल करने का? फॉर्म एओसी 4 तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए फॉर्म एओसी 4 सीएफएस. समझ में आ गया नहीं आ गया सभी बच्चों को? अब ये आ रहा है फाइलिंग ऑफ एक्सबीआरएल. क्या आ रहा है? फाइलिंग इन एक्सबीआरएल. इससे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं है. पढ़ के जाओगे अच्छे से तो हो जाएगा, नहीं पढ़ के जाओगे तो दिक्कत आएगी. हार्ड नहीं, एकदम इजी है. सर सबसे पहले एक्सबीआरएल है क्या? एक्सटेंसिबल का एक्स, बी बिजनेस, आर रिपोर्टिंग, एल लैंग्वेज. तो क्या हो गया? द टर्म एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज. होता क्या है पहले एक्सबीआरएल? सर एक्सबीआरएल एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने. तो एक्सबीआरएल मीन्स अ स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू एक्सप्रेस, रिपोर्ट और फाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय कंपनीज. अब इसके अलग से रूल्स बने हुए. ये रूल्स बताते हैं कि किन कंपनीज को एक्सबीआरएल अप्लाई होगा और किन कंपनीज को एक्सबीआरएल अप्लाई नहीं होगा. कंपनीज फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म्स इन एक्सबीआरएल रूल्स 2015 क्या बताते हैं? इन कंपनीज को एक्सबीआरएल में फाइल करना मैंडेटरी है. द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज shall file their financial statement and other documents with the registrar in e-form AOC4 XBRL as per Annex 1. किन किन को फाइल करने हैं XBRL में? एक तो कोई भी ऐसी कंपनी जो इंडिया में लिस्टेड है. ऑल कंपनीज लिस्टेड विद एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. जो कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है वो और उनकी सभी सब्सिडरीज. मतलब जैसे मैं इंडिया में लिस्टेड हूं तो मैं तो XBRL में फाइल करूंगा ही, मेरी सारी इंडियन सब्सिडियरीज भी फाइल करेंगी एंड देयर इंडियन सब्सिडियरीज. और कौन फाइल करेगा? कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो. क्लियर है? और उसके अलावा सर गवर्नमेंट ने अलग से रूल बनाए हुए हैं. कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015. ये रूल्स बताते हैं कि कौन सी कंपनीज को इंड एस से कंप्लाई करना मैंडेटरी है. तो बोले जिन भी कंपनीज को इंड एस से कंप्लाई करना मैंडेटरी है वो भी एक्सबीआरएल में फाइल करेंगे. तो ऑल कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015. बोलिए आया? अब इसमें एक पॉइंट है. मेरी इस साल टर्नओवर 100 करोड़ थी तो मैंने इस बार तो एक्सबीआरएल में फाइल कर दिया. बट नेक्स्ट ईयर मेरा टर्नओवर 90 करोड़ है. अब बताइए एक्सबीआरएल में फाइल करूंगा कि नहीं करूंगा? तो लॉ बोला यस करोगे. लॉ ने बोला एक बार आपको एक्सबीआरएल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग की रिक्वायरमेंट लग गई तो फ्यूचर ईयर में भी हमेशा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सबीआरएल में ही फाइल होंगे. अब फ्यूचर ईयर में ये नहीं देखा जाएगा कि ये वाली कंडीशन जो 4 मैंने बताई कोई भी एक पूरी हो रही है या नहीं हो रही. मतलब ये हो गया कि या तो एक्सबीआरएल कभी ना लगे और एक्सबीआरएल एक बार लग गया तो हमेशा के लिए लग गया. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. द अबव कंपनी शैल कंटिन्यू टू फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स दो दे में नॉट फॉल अंडर द क्लास ऑफ कंपनीज स्पेसिफाइड देयर इन सक्सीडिंग ईयर्स. मतलब सक्सीडिंग ईयर्स में अगर आप इनमें कवर्ड नहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सबीआरएल फॉर्मेट में ही फाइल होंगे. बोलिए आया? अरे आया क्या? कोई डाउट या क्वेरी? पक्का एक पॉइंट और इसमें पढ़ना है बस. कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनको एक्सबीआरएल अप्लाई नहीं होता? सर इनको एग्जेम्पशन मिली हुई है एक्सबीआरएल से. ये कंपनीज को क्या मिली हुई है? एग्जेम्पशन मिली हुई है फ्रॉम एक्सबीआरएल. इन कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को एक्सबीआरएल में फाइल नहीं करने. किसे एग्जेम्पशन मिली हुई है? एनबीएफसीज को, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को, जो कंपनीज बिजनेस ऑफ बैंकिंग या
इंश्योरेंस कर रही हैं इन कंपनीज को, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर दीज रूल्स। बोलिए आया? अरे आया क्या? सबको क्लियर है? अच्छा, अब लास्ट है सेक्शन के कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, पेनल्टी समझाना मेरा काम नहीं है, आराम से आपको सेल्फ में समझ में आती है। आप पहले आप रीड करो, मैं रीड कराऊंगा, उसका आप चिंता मत करो, पर पहले आप रीड कर लो। आप बताओ सेल्फ में समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप पहले रीड कर लो, फिर मैं समझाता हूं। जल्दी से रीड करो। आ गई सबको पेनल्टी समझ में? बोलो। अरे आ गई क्या? सभी लोगों को आ गई? अब मेरी बात सुनना। सर कंपनी के ऊपर पेनल्टी 10,000 है, कंपनी के ऑफिसर्स के ऊपर भी पेनल्टी 10,000 है। कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट में कंपनी के ऊपर भी 100 रुपए पर डे की पेनल्टी है, कंपनी के ऑफिसर्स के ऊपर भी 100 रुपए पर डे की पेनल्टी है। फर्क है मैक्सिमम लिमिट का, कंपनी पे मैक्सिमम लिमिट 2 लाख की है, ऑफिसर पे 50,000 की। कोई दिक्कत? अब सुनना मेन पॉइंट। कंपनी तो लायबल जो है वो है, ऑफिसर में कौन लायबल है? बोले ऑफिसर्स में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ लायबल है बस, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ बस। बोले अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ दोनों नहीं है तो वो डायरेक्टर लायबल होगा जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है सेक्शन से कंप्लाई करने की। केस 1 है एमडी और सीएफओ लायबल होंगे। केस 2 है अगर कंपनी में एमडी सीएफओ नहीं है तो ऐसा डायरेक्टर लायबल होगा जिसे बोर्ड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है सेक्शन से कंप्लायंस करने की। और अगर ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है जिसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इन रूल से कंप्लाई करने की, तो फिर कंपनी के सारे डायरेक्टर, मतलब 3 अलग सिचुएशन है ये, इसीलिए पेनल्टी अच्छी है। या तो एमडी सीएफओ, बोले एमडी सीएफओ नहीं है तो ऐसा डायरेक्टर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और ऐसा डायरेक्टर भी नहीं है जिसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो फिर सारे के सारे डायरेक्टर। बोलिए आया? पहले पेनल्टी पढ़ लो। कंपनी के ऊपर 10,000 है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी 10,000 है। कंटिन्यूइंग फेलियर कंपनी करे, कंटिन्यूइंग फेलियर ऑफिसर करे। फर्दर पेनल्टी 100 रुपीज फॉर ईच डे की है, फर्दर पेनल्टी 100 रुपीज फॉर ईच डे की है। यहां पे मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है, यहां पे मैक्सिमम लिमिट 50,000 है। बोलो आया? ये पेनल्टी कंपनी पे है, और अब कंपनी के ऑफिसर पे देखो, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ ऑफ द कंपनी। और ये नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द सीएफओ एनी अदर डायरेक्टर हु इज चार्ज बाय बीओडी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन। और ऐसा बंदा भी नहीं है तो एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच डायरेक्टर ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ग्रीन पॉइंट अलग है, ब्लू पॉइंट अलग है, पर्पल पॉइंट अलग है। बोलो आया कि नहीं आया? बोलो आया? यहां पर आकर मेरी तरफ से खत्म होता है, छोटा सा और आसान सा सेक्शन है, सेक्शन 137 फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू आरओसी। डन। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट तो नहीं हुआ, वैसे तो काफी कुछ बचा है, लेकिन इस चैप्टर में सेक्शन वाइज आप सोचोगे तो 2 ही सेक्शन हमारे बच गए, एक 134 विच इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, और एक 135 विच इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर मैं आपको यहां से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? सीएसआर के लिए मैं आपको प्रोबेबली एक अलग शीट दूंगा, मतलब प्रोबेबली क्या दूंगा ही, तो सीएसआर के लिए तो मैं आपको एक अलग शीट दूंगा, और सीएसआर के अलावा, किसके अलावा? सीएसआर के अलावा बीओडी रिपोर्ट है, वो भी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। आ जाओ। अब सर बीओडी रिपोर्ट में प्रॉब्लम क्या है? बीओडी रिपोर्ट में बहुत सारे वो हैं, क्या है? बहुत सारे कंटेंट्स हैं। अब उन कंटेंट से कभी क्वेश्चन आता नहीं है, कभी भी नहीं आता, तो मैं आपको मना करूंगा वो कंटेंट लर्न करने के लिए, लेकिन मैं आपको वो कंटेंट पढ़ाऊंगा।
बीओडी रिपोर्ट के बहुत सारे कंटेंट हैं, कभी क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं आपको बोलूंगा नहीं लर्न करने के लिए, लेकिन कंटेंट के जो मेन पॉइंट है मैं आपको पढ़ा दूंगा, और जो रिमेनिंग सेक्शन है खैर वो तो हमको पढ़ना ही है, उससे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आ ही सकता है। बोलो आया क्या? आ जाओ, निकालो सेक्शन 134 निकालो, अपने नोट्स में सेक्शन 134 निकालो। निकाल लिया? ठीक है, सभी बच्चों ने निकाला, मिल गया सेक्शन 134। सीएसआर मत निकालना, सीएसआर की मैं प्रोबेबली आपको अलग शीट दूंगा, ठीक है? उस शीट में थोड़ा सा काम बाकी है, अगर काम कंप्लीट हो गया तो मैं अलग शीट ही दे दूंगा आपको, नहीं मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा। सर अब इधर देखना, सबसे पहले तो मैं जो सेक्शन 134 में आपको पार्ट पढ़ा रहा हूं ना, सबसे पहले तो जो पार्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो पार्ट निकाल लो, बाकी चीजें बात की। पेज नंबर निकालिएगा 9.15। सर अब ये जो सेक्शन है 134 9.15, ये जो सेक्शन है 134, इसमें दो अलग बातें हैं, इसमें दो अलग बातें हैं। सेक्शन 134 में पहली चीज तो ये है कि बीओडी रिपोर्ट कैसे बनेगी, बीओडी रिपोर्ट क्या होती है, वो चलो मैं आपको बता दूंगा। एक सेक्शन 134 में यह है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेगा, क्या चीज? ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले आओ पेज नंबर 9.15 पे, अप्रूवल एंड साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल एंड साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लियर है? अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेगा, नॉर्मल केसेस में 1% कंपनी में रूल अलग है, उसको छोड़ दो। 1% कंपनी के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन जाएंगे, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी में बनेंगे वो कौन साइन करेगा? बोले या तो कंपनी का चेयरपर्सन साइन करेगा, कंपनी का बेसिकली चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड होता है कंपनी का चेयरपर्सन, तो बोले चेयरपर्सन साइन करेगा। अगर चेयरपर्सन को अथॉरिटी दी हुई है साइन करने की, तो चेयरपर्सन को अथॉरिटी कंपनी देगी कि हाँ भाई तू साइन कर ले, तो चेयरपर्सन साइन करेगा। और अगर चेयरपर्सन के पास अथॉरिटी नहीं है साइन करने की, तो कंपनी के कोई भी दो डायरेक्टर साइन करेंगे, उनमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। मतलब अगर चेयरपर्सन है तो चेयरपर्सन कर लेगा, अगर चेयरपर्सन ऑथराइज नहीं है तो कोई भी दो डायरेक्टर साइन कर लेंगे, उनमें से एक डायरेक्टर क्या होगा, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। कितने साइन हो गए बताओ? या तो एक या दो। चेयरपर्सन करेगा तो सिर्फ एक, और दो डायरेक्टर करेंगे तो दो। उसके अलावा सीईओ, सीएफओ और सीएस, कंपनी का जो सीईओ होगा उसके, कंपनी का जो सीएफओ होगा उसके, और सीएस जो होगा कंपनी का उसके, इन तीन के साइन मैंडेटरी है, इन तीन के साइन। अगर कंपनी में ये लोग अपॉइंटेड है तो, सीईओ अपॉइंटेड है तो सीईओ के साइन मैंडेटरी है, सीएफओ अपॉइंटेड है तो सीएफओ के भी साइन मैंडेटरी है, और सीएस अपॉइंटेड है तो सीएस के भी साइन मैंडेटरी। हाँ, अब किसी कंपनी में ये लोग अपॉइंटेड ही नहीं हुए तो बात अलग है, फिर ये लोग साइन नहीं करेंगे। बोलिए आया? पढ़िए सीधे सेकंड पॉइंट पढ़िए, साइनिंग। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सीएफएस shall be signed on the behalf of board at least by कौन कौन? The chairperson of the company where is authorized by the board, or by two directors one of whom shall be MD, CEO wherever he is appointed, CFO wherever he is appointed, CS wherever he is appointed। क्लियर है? अब आया 1% कंपनी में क्या होगा, तो 1% कंपनी में रूल है कोई भी एक डायरेक्टर साइन कर दे बात खत्म, कोई भी एक डायरेक्टर साइन कर दे बात खत्म। पढ़िए, अब शुरुआत से पढ़ेंगे साइनिंग वापस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सीएफएस शैल बी, हाईलाइट करेंगे, साइंड ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड, साइंड ऑन द बिहाफ ऑफ बोर्ड एटलीस्ट बाय, हाईलाइट करेंगे चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, वेर एवर इज ऑथराइज बाय द बोर्ड, हाईलाइट करेंगे बाय टू डायरेक्टर्स, हाईलाइट करेंगे बाय टू डायरेक्टर्स वन ऑफ होम शैल बी एमडी, एमडी तक हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट करेंगे सीईओ wherever is appointed, CFO wherever is appointed, CS wherever is appointed। हाईलाइट करेंगे OPC, in case of OPC the financial statement including CFS if any shall be signed by, हाईलाइट करेंगे signed by one director only। क्लियर है क्या? अच्छा, उसके बाद बोला एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन वाइन हो गए, फिर वो ऑडिटर को सबमिट कर दिए जाएंगे ऑडिट करने के लिए। तो बोले द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग CFS if any shall be, हाईलाइट करेंगे सबमिटेड टू द ऑडिटर आफ्टर दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड साइंड ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड।
नेक्स्ट बोल रहा है, बोले ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करना मैंडेटरी है। द हाईलाइट करेंगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी अटैच टू एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है क्या? ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है, आप किसी को भी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं तो तब तक इशू नहीं करेंगे जब तक उसके साथ नोट्स टू अकाउंट्स अटैच नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट अटैच नहीं है और बीओडी रिपोर्ट अटैच नहीं है। मतलब ये तीन डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करना मैंडेटरी हो गए, नोट्स टू अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट और बीओडी रिपोर्ट। अ साइंड कॉपी ऑफ एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाईलाइट करेंगे साइंड कॉपी ऑफ एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सीएफएस। इफ एनी शैल बी इशूड, इशू होंगे, सर्कुलेट होंगे, पब्लिश होंगे, अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ, इनकी कॉपी साथ में जाना जरूरी है। किसकी? एनी नोट्स अनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाईलाइट हो जाएगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट हाईलाइट हो जाएगा, बीओडी रिपोर्ट हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? और इस सेक्शन की कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी है कंपनी पे 3 लाख, ऑफिसर पे 50,000। इफ अ कंपनी इज इन डिफॉल्ट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, द कंपनी शैल बी लायबल टू अ, कंपनी को हाईलाइट करेंगे, कंपनी शैल बी लायबल टू अ, हाईलाइट करेंगे पेनल्टी ऑफ 3 लाख रुपीज। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, हाईलाइट करेंगे ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ, हाईलाइट करेंगे 50,000 रुपीज। बोलिए आ गया? ये सेक्शन क्या है, बड़ा थ्योरी सा है, इनमें समझने का कुछ नहीं है, पर ये जो पार्ट मैंने अभी पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पूरा का पूरा आपको क्या करके दे दिया, हाईलाइट करके दे दिया। अब आइए बीओडी रिपोर्ट पे। हाँ बेटा बोलिए। डाउट था। हाँ बोलो ना सर, इसमें लिखा हुआ है ना वेयर एवर ही इज अपॉइंटेड, हाँ, जैसे सीईओ वेयर एवर इज अपॉइंटेड, इससे क्या मतलब है वेयर एवर ही इज अपॉइंटेड? अगर कंपनी में सीईओ अपॉइंटेड है, जरूरी थोड़ी हर कंपनी अपने यहाँ सीईओ अपॉइंट करेगी, जरूरी थोड़ी हर कंपनी अपने यहाँ सीएफओ अपॉइंट करेगी। छोटी छोटी कंपनीज में कौन से सीईओ सीएफओ होते हैं, समझ गए? ओके सर, ओके सर। अच्छा अब आओ एक बार पेज नंबर 9.9 पे, एक सेक्शन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब एएस, सेक्शन 133। ठीक है, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी ये सेक्शन। सर मैंने आपको जब एनएफआरए समझाया था तभी ये सेक्शन समझा दिया था, बस आज रीड करना बाकी है। सर हमारी कंट्री में चाहे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनने हो चाहे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनने हो, सबको बनाने का प्रोसेस सेम है। सेक्शन 133 तो प्रोसेस बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का, सेक्शन 133 तो प्रोसेस बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का, और सेक्शन 143 का सबसेक्शन 9 और 10 प्रोसेस बताते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाने का। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बोले सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएगी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाकर रिकमेंडेशन देगी एनएफआरए को। फिर एनएफआरए आईसीआई के रिकमेंडेशंस को एग्जामिन करेगी, उसके बाद एनएफआरए को अगर अपने ओन रिकमेंडेशन देने हैं तो ओन रिकमेंडेशन देगी, और फिर एनएफआरए अपने रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करेगी सीजी को। फिर सीजी एनएफआरए के जो भी सजेशंस थे, रिकमेंडेशंस थे, उनको कंसिडर करके एनएफआरए से कंसल्टेंसी करते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई कर देगी। और यही सेम प्रोसेस ऐसे बनाने का भी है। क्लियर है? पढ़ेंगे इसमें से फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे कट लगा देना, ये पॉइंट आज के टाइम पे रेलेवेंट ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब एएस, पावर विद होम, हाईलाइट कर लेना, द पावर टू प्रिस्क्राइब एएस वेस्ट विद सीजी। प्रिस्क्राइब करने की पावर सीजी के पास है। प्रिस्क्राइब करने का प्रोसेस क्या है? स्टेजेस इन प्रिस्क्राइबिंग एएस, स्टेजेस इन प्रिस्क्राइबिंग एएस आर एज फॉलोज। एट फर्स्ट स्टेज हाईलाइट करेंगे आईसीएआई रिकमेंड्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। फिर क्या होगा? एट सेकंड स्टेज दीज स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग शैल बी, हाईलाइट करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग शैल बी एग्जामिन्ड बाय एनएफआरए। फिर हाईलाइट करेंगे एनएफआरए में ऑल्सो मेक इट्स ऑन रिकमेंडेशंस। फिर क्या होगा? एट थर्ड स्टेज सीजी, हाईलाइट करेंगे सीजी एग्जामिन्स, हाईलाइट करेंगे सीजी एग्जामिन्स क्या? रिकमेंडेशंस मेड बाय एनएफआरए। उसके बाद हाईलाइट हो जाएगा पूरा, देन सीजी में प्रिस्क्राइब आफ्टर कंसल्टेशन विद एनएफआरए द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बताइए आया कि नहीं आया? आ गया। अब आएंगे इस चैप्टर का सेकंड लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 134 बीओडी रिपोर्ट। सेक्शन 134 बीओडी रिपोर्ट। ठीक है, अब ये वाला चैप्टर खत्म करने के बाद जो लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनके 2 चैप्टर मेरे हिसाब से बचते हैं, एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक एनआई, यही बचता है। एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक एनआई। पहले एनआई पढ़ाऊंगा फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा। वैसे कितने लोगों ने कवर किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? ठीक है, तो आप लोगों ने जिन्होंने कवर कर लिया वो तो एनआई पढ़ के ही फ्री हो जाएंगे,
मतलब आपका तो इसके बाद एक ही चैप्टर बच गया है नहीं, ठीक है। जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं, जो शुरुआत से नहीं पढ़ रहे हैं, फिर उनका चैप्टर 10 जीसीए और आईओएस ये भी बचेगा। जो अर्ली बर्ड वाले आए वो फ्री हो जाएंगे। मतलब मेरे 2 चैप्टर बचे हैं, मेरी तरफ से 2 बच्चे हैं देखा जाए तो। एएस आईसीए तो जिन्होंने पढ़ा वो अपने मन से पढ़ लिया वाली बात है, ठीक है। मेरी तरफ से 2 चैप्टर बचेंगे, एनआई और एएस। मैं एनआई और आईसीए, मैं पहले एनआई पढ़ाऊंगा फिर आईसीए पढ़ाऊंगा। डन है क्या? आ जाओ। यस सर। अब आओ बीओडी रिपोर्ट में। देखो होता क्या है, हर कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट बनती है। हर कंपनी में क्या बनती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट बनती है, बीओडी रिपोर्ट बनती है। बात मत कर भाई, क्या हो गया? हर कंपनी में एक बीओडी रिपोर्ट बनती है। बेटा बीओडी रिपोर्ट बनाना मैंडेटरी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाना मैंडेटरी है। और इस बीओडी रिपोर्ट में बहुत सारे मैटर्स हैं जो कंपल्सरीली आपको इंक्लूड करने हैं। इस बीओडी रिपोर्ट में बहुत सारे मैटर्स हैं जो कंपल्सरीली आपको इंक्लूड करने हैं। और ये बीओडी रिपोर्ट बनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच हो जाती है। और जब एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं ना अप्रूव के लिए, अडॉप्ट होने के लिए, तो साथ में बीओडी रिपोर्ट भी जाती है अप्रूव होने के लिए। तो पहले एक इतनी कहानी लिखो ऊपर, बीओडी रिपोर्ट सेक्शन 134। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू प्रिपेयर बीओडी रिपोर्ट। टॉप मार्जिन पे लिख लेना, चाहे सेक्शन के ऊपर लिख लेना, वो आपकी मर्जी है। मैं प्रेफर करूंगा सेक्शन के ऊपर लिखना। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू प्रिपेयर बीओडी रिपोर्ट। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू प्रिपेयर बीओडी रिपोर्ट, फुल स्टॉप। फिर लिखेंगे दिस रिपोर्ट विल बी अटैच्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। दिस रिपोर्ट विल बी अटैच्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। दिस रिपोर्ट विल बी अटैच्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। This report will be attached with financial statements of company। फिर लिखना BOD report shall also be laid down in AGM। BOD report shall also be laid down in AGM। BOD report shall also be laid down in AGM together with financial statements। BOD report shall also be laid down in AGM together with financial statements for adoption by members। For adoption by members। For adoption by members। For adoption by members। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अरे जल्दी बोलो बेटा, ये पार्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया या सभी बच्चों को समझ में आ गया? बताओ, आ गया? नहीं समझ में आने का इसमें तो कुछ है नहीं ना। अब मेन है बेटा बीओडी रिपोर्ट के कंटेंट। मैं आपको बीओडी रिपोर्ट के कंटेंट पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं बीओडी रिपोर्ट के कंटेंट जो मैं हाईलाइट करा दूं उसके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहो तो अपने रिस्क पर स्किप कर सकते हो। क्लियर है क्या? अपने रिस्क पे अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। मेरा कोई रिस्क नहीं है उसमें। मेरा क्या रिस्क होगा? अगले साल नए बच्चे आएंगे, नए बच्चों को पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, मैं 99% जो बोलता हूं वो हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आप छोड़ सकते हो तो यू कैन सेफली लीव देम। 1% रिस्क तो हर जगह। 1% आप सड़क पे चल रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाए, वो भी है, उसका आप पर मैं कुछ नहीं कर सकता। आइए पढ़ेंगे कंटेंट ऑफ। पहले हेडिंग पढ़ना फर्स्ट पॉइंट की पूरी। हेडिंग में ही खेल है अभी तो। कंटेंट ऑफ बीओडी रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। अंडरलाइन करते हुए चलना जितना रीड कराऊं। हाईलाइट जब मैं बोलूंगा उसी समय होगा। रीड में जितना कराऊं वो सब अंडरलाइन हो जाएगा। कंटेंट ऑफ बीओडी रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी अदर देन 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। ये जो हम बीओडी रिपोर्ट के कंटेंट पढ़ रहे हैं, ये 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी के अलावा जो कंपनीज होती हैं उनके। अब पढ़ते जाओ क्या क्या कंटेंट आएंगे। इसका मतलब ये हो गया 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी में बीओडी रिपोर्ट के कंटेंट अलग होंगे। नहीं बनेगी क्या होता है? कंटेंट होंगे बट अलग होंगे, ठीक है। नहीं बनेगी क्या होता है? सब कंपनी में बनती है, मैंडेटरी है। बीओडी रिपोर्ट का कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर कंपनी को बीओडी रिपोर्ट बनानी है। बस स्मॉल कंपनी 1% कंपनी की बीओडी रिपोर्ट छोटी सी बनती है, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहला क्या आएगा? ये पॉइंट, द वेब एड्रेस इफ एनी वेयर एनुअल रिटर्न हैज बीन प्लेस्ड। कंपनी को अपनी वेबसाइट का एड्रेस देना है जहां पे कंपनी ने अपनी एनुअल रिटर्न अपलोड की होगी। एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में हम पढ़ चुके हैं, एमजीटी 7 में बनती है। बीओडी रिपोर्ट में यह भी बताना है नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड कितनी हुई। क्लियर है? क्या बताना है? नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड कितनी हुई। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब मेरी बात सुनना ध्यान से।
बीओडी रिपोर्ट के अंदर ही एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आता है, जहां पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। बीओडी रिपोर्ट के अंदर ही एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आता है, जहां पे कंपनी के डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है। ठीक है, तो हाईलाइट करेंगे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, कर दिया हाईलाइट। अब सीधे नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, और नेक्स्ट पेज पर आपको डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट का अलग से एक बॉक्स मिलेगा, सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 करके। ये मैंने जानबूझ के बॉक्स में डाल दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट कर लो, कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट सेक्शन 134(5). इसमें ए, बी, सी, डी, ई और एफ 6 कंटेंट आ रहे हैं, दिख गए क्या? अच्छा, अब सर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में सबसे पहले डायरेक्टर्स को यह बताना है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाया है या नहीं बनाया है। और अगर कहीं पर भी ऐसा हुआ है, कहीं पर भी ऐसा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं बने, किसी भी एएस से नॉन कंप्लायंस हुई है, तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि एएस से नॉन कंप्लायंस क्यों हुई। ए पॉइंट की हेडिंग बनाएंगे कंप्लायंस विद एएस। पॉइंट्स की हेडिंग बनवा देता हूं, लर्न करना आसान हो जाएगा। ठीक है, कंप्लायंस विद एएस। ठीक है, नेक्स्ट वेदर द, अभी हाईलाइट कुछ नहीं होगा जब तक मैं नहीं बोलूं, वेदर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैड बीन फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ एनी मटेरियल डिपार्चर, डिपार्चर यानी नॉन कंप्लायंस, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन शैल बी गिवन। अब इसमें हाईलाइट करेंगे एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैड बीन फॉलोड, हाईलाइट करेंगे मटेरियल डिपार्चर और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है सर? अब कंपनी और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीओडी की है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बनाएं, और जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हो कंसिस्टेंटली बनाएं, कंसिस्टेंटली अप्लाई करें। और उनकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम जजमेंट बेसिस पे आते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पर आते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी हो गया, बीओडी को यह इंश्योर करना है कि सभी एस्टिमेटेड अमाउंट्स का, जजमेंट बेस्ड अमाउंट्स का जो अमाउंट आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो रीजनेबल हो। बोले आपने प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई होंगी, कंसिस्टेंटली उनको अप्लाई किया होगा, और प्रॉपर रीजनेबल अमाउंट के एस्टिमेट्स और जजमेंट्स बनाए होंगे, तो ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाएंगे, नहीं तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पाएंगे। बी पॉइंट की हेडिंग बनाएंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स हाईलाइट करेंगे। पहले पढ़ लो, अच्छा हाईलाइट बाद में करेंगे, पहले पढ़ लो। Whether the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and had made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company and of the profit and loss of the company. तो हाईलाइट करेंगे directors, accounting policies consistently, judgments and estimates reasonable and prudent to give true and fair view. क्लियर है क्या बच्चों? नेक्स्ट सी पॉइंट, सी पॉइंट की हेडिंग बनाएंगे सफिशिएंट केयर, सी पॉइंट की हेडिंग बनाएंगे सफिशिएंट केयर, सफिशिएंट केयर बना ली हेडिंग। अब डायरेक्टर की क्या ड्यूटी है समझना। डायरेक्टर की यह ड्यूटी है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो तो वो 3 बातों का ध्यान रखे। एक तो प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर ले, यह इंश्योर करने के लिए कि प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। एक प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर ले असेट्स को सेफगार्ड करने के लिए कि असेट्स की चोरी वोरी ना हो, और एक प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड एंड एरर्स को प्रिवेंट और डिटेक्ट कराने के लिए। पहले रीड करेंगे वेदर द डायरेक्टर्स हैड टेकन प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर फॉर मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट फॉर सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स ऑफ कंपनी। थर्ड पॉइंट फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड अदर इरेगुलरिटीज। हाईलाइट करेंगे प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर, maintenance of adequate accounting record, safeguarding the asset, preventing and detecting fraud। यहां तक क्लियर है? डी पॉइंट छोटा सा है, हाईलाइट उसके साइड में लिख लीजिए गोइंग कंसर्न।
गोइंग कंसर्न। सर डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पर बने। तो वेदर द डायरेक्टर्स हैड प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, हाईलाइट करेंगे प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। यहां तक क्लियर है? ऑडिट की बुक निकाल लेंगे सभी बच्चे, ऑडिट की बुक निकाल लेंगे सभी बच्चे। जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं उनको जरूरत नहीं है, जो बोथ ग्रुप वाले हैं उनको निकालनी है। कहा है भाई तेरी ऑडिट की बुक निकाल ले, ऐसे थोड़ी होता है यार, देना एक ऑडिट की बुक। चैप्टर खोल के दे रही है पता नहीं कौन सा, चलो बेवकूफ। पेज नंबर 4.50 निकाल लेंगे, नहीं सॉरी पेज नंबर 4.49 निकाल लेंगे। निकाल लिया पेज नंबर 4.49, 480 है वैसे तो, पेज नंबर 4.48 मिला। अब बेटा ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। बेटा ऑडिट में हमने पढ़ा है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? जिन्होंने ऑडिट नहीं पढ़ी है इस वाले पॉइंट पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली लॉ के पेपर में नहीं आएगा, और आ भी जाएगा तो लॉ वाला पोर्शन एक बार मैं अच्छे से बता दूंगा। ये ऑडिट और लॉ में टॉपिक लिंक्ड होता है तो इसको लिंक करके अच्छे से पढ़े। सर कंपनी में क्या होता है, कंपनी में क्या होता है, एक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। क्या होता है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, आईएफसी। तो जिसे हम कंपनीज एक्ट में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बोल रहे हैं उसी को कंपनीज एक्ट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। आज याद करो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या था। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक प्रोसेस होता है जिसे डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन एंटिटी का मैनेजमेंट करता है, एंटिटी का टीसीडब्ल्यूजी करता है, और अदर्स जो भी विद इन द एंटिटी हैं वो करते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का काम क्या होता है? एक तो ये इंश्योर करना कि बिजनेस ऑपरेशंस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैरी आउट हो, एक ये इंश्योर करना कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल हो, एक ये इंश्योर करना कि सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स हो, और एक ये इंश्योर करना कि कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस हो। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रेफर्स टू अ प्रोसेस डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल विद इन द एंटिटी टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव रिलेटिंग टू regarding reliability of financial information, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets and compliance with laws and regulations. क्लियर है? अब जिसे हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं ऑडिट में, कंपनीज एक्ट ने वर्ड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं यूज करके कंपनीज एक्ट ने वर्ड यूज कर लिया आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। क्या वर्ड यूज कर लिया? आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अब सेक्शन 134 का जो ये हम सबसेक्शन 5 पढ़ रहे हैं, बीओडी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, उसका क्लॉज ई, 134 के सबसेक्शन 5 का क्लॉज ई जो अभी हम लॉ में पढ़ रहे हैं, वो ये बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी होती है कि वो कंपनी में एक एडिक्वेट, एक अच्छा, एक इफेक्टिव, एक एफिशिएंट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम बनाए। फिर ये जो सेक्शन है 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई, इसी ने डिफाइन कर दिया इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होते हैं उसे। अब निकालो लॉ की बुक, पहले लॉ की बुक में ई पॉइंट मिला, ई पॉइंट के आगे हेडिंग बनाओ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ई पॉइंट के आगे हेडिंग बनाओ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ई पॉइंट के आगे हेडिंग बनाओ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। बना लिया आपने हेडिंग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अब पढ़ना, पहले तो डायरेक्टर की ड्यूटी बता रहा है, फिर आईएफसी को डिफाइन करेगा। अगर एक डिफरेंट कलर का मार्कर हो तो प्रेफर करूंगा आईएफसी को उससे हाईलाइट कर लेना, और अभी जितना पढ़ रहा हूं पूरा हाईलाइट करेंगे। पहले तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये पढ़ रहे, पूरा हाईलाइट करते हुए चलना। देखो सेक्शन कौन सा चल रहा है, 134(5), क्लॉज कौन सा है, ई। वेदर द डायरेक्टर्स हैड लेड डाउन क्या, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम टू बी फॉलोड बाय कंपनी। मतलब डायरेक्टर्स को एक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम बनाना है जो कंपनी फॉलो करेगी। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर लिख लो आईएफसी, इसे आईएफसी बोलते हैं। लिखा, ये इसकी हेडिंग भी है।
and whether such internal financial controls are adequate and were operating effectively. ये डायरेक्टर की ड्यूटी इंश्योर करना कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव हो और अच्छे से काम करे। लेकिन ये पॉइंट जो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में आएगा वो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के केस में आएगा। किसके कंपनी के केस में आएगा? लिस्टेड कंपनी। तो आगे लिखा हुआ है इफ द कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी, यहां तक क्लियर है क्या? दूसरा दो पहले दो। दूसरा क्या है? अब आईएफसी की डेफिनेशन आ गई। अब जो हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, वही डेफिनेशन आईएफसी की लिखी हुई है। द टर्म इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल मींस द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द कंपनी। ये वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है जो कंपनी ने अडॉप्ट करी फॉर इंश्योरिंग क्या? 5 चीजें। एक तो बिजनेस एफिशिएंटली चले, द ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। दूसरा, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स। तो तीसरा, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। चौथा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। और लास्ट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टाइमली मैनर में बने, टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये चीजें इंश्योर करने के लिए जो सिस्टम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाया है, जो सिस्टम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाया है, उसी को हम आईएफसी बोल रहे हैं। ठीक है, अब आओ ऑडिट की बुक पे। अब आओ ऑडिट की बुक पे। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ, हाईलाइट कर लेना जितना पढ़ूं, बेसिक ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। मिल गया सर? अब एग्जाम में ऑडिट के पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज आईएफसी। तो आप बोलेंगे एज पर सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मींस, और फिर डिफाइन कर देंगे। सेम डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको नीचे लिखा मिलेगा, पहले तो एक पैरा फिर लिखा मिलेगा फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। इसके ऊपर हेडिंग बना लो आप तो बस, एज पर सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एज पर सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई, एज पर सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब आईएफसी की डेफिनेशन पढ़ लो, सेम वापस रिपीट होगी। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर द policies and procedures adopted by the company for ensuring orderly and efficient conduct of business, including adherence to company policies, safeguarding of asset, prevention and detection of fraud and error, accuracy and completeness of accounting record, timely preparation of reliable financial information। बोलो आया? अरे आया? अब बेटा पेज नंबर 4.50 पे आओ। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बताओ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में आईसीएस और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में आईएफसी। कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम है। बट अब बुक के अंदर दे रखा है तो आईसीएस की डेफिनेशन लिखाना जो आईसीएस वाली है, और आईएफसी में आईएफसी की डेफिनेशन लिखाना। दैट्स इट, दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट यू कैन क्रिएट। और इतना सही बुक में लिखा है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऊपर लिख लो, डिफाइन आईएफसी एज पर कंपनीज एक्ट, define IFC as per Companies Act, define IFC as per Companies Act, define IFC as per Companies Act, and define internal control systems as per audit, and define internal control systems as per audit, and define internal control systems as per audit, to differentiate between the two, to differentiate between the two। और कुछ नहीं करना इस टॉपिक, और स्टार मार्क करा लो, इंपॉर्टेंट है। बोलो आ गया? यहां तक आया? अब ऑडिटर की क्या ड्यूटी है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर? पेज नंबर 4.49 हाईलाइट करेंगे, पेज नंबर 4.49 की हेडिंग, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन इंडिया। सर अब एक सेक्शन है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन साथ के साथ रिलेट होगा। सेक्शन 143 है, सबसेक्शन 3 है, क्लॉज आई है 143(3) का आई ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वो ये बोलता है कि एज एन ऑडिटर जब भी आप किसी कंपनी की ऑडिट करने जाओगे तो आपको ये देखना है कंपनी ने एक एडिक्वेट और एक इफेक्टिव इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम बनाया कि नहीं बनाया। कुल मिला के ऑडिटर को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, और यही ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस। तो जितना जितना मैं बोल रहा हूं हाईलाइट करते जाना। सबसे पहले क्लॉज आई ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 143
of Act requires the auditor's report to state whether company has adequate internal financial control system in place. क्या कंपनी ने एक adequate internal financial control system बनाया है, and operating effectiveness of such controls. अब दो पैराग्राफ छोड़ के एक बोल्ड में लाइन है, objectives of an auditor in an audit of internal financial controls over financial reporting. तो वही पूरा बोल्ड वाली लाइन हाईलाइट होगी, पर मैं पूरा ही पढ़ रहा हूं. The auditor's objective in audit of internal financial control is to express an opinion. Auditor को opinion देना है किस पे? Effectiveness पे. On the effectiveness of the company's internal financial controls over financial reporting. और ये IFC चेक किसके साथ साथ होगा? बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ. It is carried out along with the audit of financial statements. बोलिए आया? अरे आया क्या? और एक नीचे रूल है, उस रूल में भी ये लिखा हुआ है कि कंपनी को बीओडी रिपोर्ट में ये बात बतानी है. मतलब ये बात बीओडी रिपोर्ट में तो लिखी है, फिर अलग से रूल में भी लिखी है कि कंपनी को अपनी बीओडी रिपोर्ट में बात बतानी है कि उनके यहां पे एक अच्छा इफेक्टिव आईएफसी बना हुआ या नहीं बना हुआ. तो वो रूल हाईलाइट हो जाएगा. एज पर रूल 8 सब रूल 5 क्लॉज 8 of company account rule 2014 requires the BOD report of all companies to state details in respect of adequacy of internal financial controls with respect to financial statements. Clear है? तो ये एक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम का पॉइंट है जो आपके ऑडिट के अंदर और लॉ के अंदर कॉमन है, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. अब लॉ पे लौट के आइए. अब लॉ पे लौट के आइए. सर अब लॉ के अंदर, अब बच्चों लॉ के अंदर कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए डायरेक्टर के? 5. पांचों रिपोर्ट में आ गए. लास्ट 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी. 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑडिटर को यही देखना है कि कंपनी ने एक अच्छा सिस्टम अपने यहां बना रखा हो, ये इंश्योर करने के लिए कि कंपनी के ऊपर जितने लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं कंपनी उनसे कंप्लाई कर रही हो. तो एफ पॉइंट की हेडिंग बनाएंगे कंप्लायंस विद लॉज. एफ पॉइंट की हेडिंग बनाएंगे कंप्लायंस विद लॉज. इसमें लिखेंगे वेदर द कंपनी हेड, वेदर द डायरेक्टर हेड, पहले रीड कर लो फिर मैं हाईलाइट करा दूंगा. डिवाइस प्रॉपर सिस्टम्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉज एंड वेदर सच सिस्टम्स वर एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. एफ पॉइंट की हेडिंग बना ली हमने कंप्लायंस विद लॉज. अब हाईलाइट करेंगे whether the director had devised proper system to ensure compliance with provisions of all applicable laws. That's it. तो सर एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आ सकता है, बताओ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या होती है? तो बोले डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बीओडी रिपोर्ट का पार्ट है. फिर पूछ सकता है बताओ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के क्या कंटेंट होते हैं? तो 6 के 6 कंटेंट आपको बताकर आने पड़ेंगे. बोलिए आया? चलिए लौट के आइए पेज नंबर 9.9 पर. कंटेंट्स ऑफ बीओडी रिपोर्ट ऑफ कंपनी का ये पॉइंट हमने पढ़ा. द वेब एड्रेस इफ एनीवेयर एनुअल रिटर्न हैज बीन प्लेस्ड, नंबर ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट. पेन दो. और क्या आएगा बीओडी रिपोर्ट में देखना? और क्या आएगा बीओडी रिपोर्ट में देखना? सीए पॉइंट. सीए पॉइंट दिखा सर. ये पॉइंट मैं आगे जाके बताऊंगा. अगर कंपनी के यहां पे कोई भी फ्रॉड्स होते हैं और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के फ्रॉड्स हैं, वो तो सीजी को रिपोर्ट होता है. और कंपनी के यहां पे कोई फ्रॉड है एग्जैक्ट 1 करोड़ का या 1 करोड़ से कम का, तो वो बीओडी रिपोर्ट में आता है. कहां आता है? बीओडी रिपोर्ट में. ये बात लिखी हुई है सेक्शन 143 के 12 में. तो अगला कंटेंट हो गया डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड्स रिपोर्टेड बाय ऑडिटर 143(12) अदर देन दोज विच आर रिपोर्टेबल टू सीजी. मतलब बीओडी रिपोर्ट में वो फ्रॉड आएंगे जो सीजी को रिपोर्टेबल नहीं है. ब्रैकेट में लिखो दैट इज फ्रॉड्स लेस देन ₹1 करोड़. 1 करोड़ से कम के जो फ्रॉड है वो बीओडी रिपोर्ट में आएंगे. दैट इज फ्रॉड्स लेस देन ₹1 करोड़. अच्छा बेटा, कंपनी में कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं. अगेन सीए फाइनल का कॉन्सेप्ट है, सिलेबस में ही नहीं है. पॉइंट है, हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं. कंपनी में क्या आता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिपोर्ट. तो बेटा जो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिपोर्ट आती है, कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाएंगे वो रिपोर्ट. तो अब बेसिकली होता ही है कि जो बीओडीज हैं उनको अपनी रिपोर्ट में एक डिक्लेरेशन देना होता है कि जो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं वो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट. मतलब कंपनी ने मान लो आज श्रेया को और नेहा को, खुशी
खुशी को ये बोल के अपॉइंट कर दिया कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो बीओडी रिपोर्ट में एक डिक्लेरेशन दो कि ये सही में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो पढ़ना, आ स्टेटमेंट ऑन डिक्लेरेशन गिवन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। क्लियर है? अब एक ई पॉइंट है बेटा, सुनना। सर सेक्शन 179 हम सीए फाइनल में पढ़ेंगे, 178 सॉरी, सेक्शन 178 हम सीए फाइनल में पढ़ेंगे। इस सेक्शन के अंदर कंपनी में कमेटी बनती है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, एनआरसी बोलते हैं। इस कमेटी का काम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन फिक्स करना होता है। इस कमेटी का काम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई करना होता है, और इस कमेटी का काम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना होता है। तो हमें बीओडी रिपोर्ट में यह बताना होता है कि कंपनी के अंदर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बनी है या नहीं बनी, और अगर यह कमेटी बनी है तो इस कमेटी ने डायरेक्टर्स के क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन से रिलेटेड क्या पॉलिसीज बना रखी हैं, वो आपको बीओडी रिपोर्ट में बतानी पड़ेंगे। इन केस ऑफ अ कंपनी विच इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, तो बीओडी रिपोर्ट में क्या क्या बताना है आप, कंपनी की क्या पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन, इंक्लूडिंग क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग उनकी क्वालिफिकेशन, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटीज एटसेट्रा कर दो बस। नेक्स्ट, सीधे आगे पढ़ो। सर इन्होंने बोला अगर आप डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट पॉलिसी, रेम्यूनरेशन पॉलिसी, क्वालिफिकेशन पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पे डाल दियो, तो बीओडी रिपोर्ट में पूरी पॉलिसी डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉलिसी की जो सेलिएंट फीचर है, मेन पॉइंट है, वो डाल देना। However, if the above mentioned company policy is made available on company website, it shall be sufficient if the BOD report contains salient features of such policy, changes इस पॉलिसी में अगर आए तो कोई, प्लस कंपनी का वेब एड्रेस जहां पे पॉलिसी अवेलेबल है, द वेब एड्रेस एट विच सच पॉलिसी इज अवेलेबल। और ये प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी में नहीं रिक्वायर्ड है, पूरा एनआरसी वाला। ये जो ई पॉइंट है, दिस पॉइंट विल नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी। इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी दिस डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। बोलिए आया? एफ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आज कंपनी में एक तो कंपनी में होती है स्टैट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो सीए करता है। एक कंपनी में सेक्रेटरियल ऑडिट होती है जो आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे। तो बोले सेक्रेटरियल ऑडिट हुई हो चाहे स्टैट ऑडिट हुई हो, ऑडिट के दौरान अगर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन दिए यानी नेगेटिव कमेंट दिए, तो ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में आखिरकार नेगेटिव कमेंट क्यों दिए, इसके डिटेल्ड रीजन बीओडी रिपोर्ट में बताने पड़ेंगे। हाईलाइट द एंटायर पॉइंट। एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, कमेंट देना पड़ेगा। कौन देगा एक्सप्लेनेशन है कमेंट? बीओडी। किसके ऊपर? ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर मेड बाय ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट या बाय कंपनी सेक्रेटरी इन हिज सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, कंपनी ने किसी को भी कोई लोन या गारंटीज दी है तो उसकी डिटेल बीओडी रिपोर्ट में आएगी। पर्टिकुलर्स ऑफ लोन्स, गारंटीज एंड इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 186। कंपनी ने जितने भी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शंस किए, रिलेटेड पार्टीज से, अब मैं आपको आज तो नहीं, टाइम नहीं बचेगा, अगर बच जाता है तो आज ही रिलेटेड पार्टीज भी डिफाइन करा दूंगा साथ के साथ। मैंने बोला था ना इसी चैप्टर में हम कर देंगे अपनी मौका आने पे। आ गया मौका, आज घड़ी आ गई, आज आई या कल आई, देखते हैं। ठीक है, तो सर रिलेटेड पार्टी से जितने भी ट्रांजैक्शन किए उस पर एक रिपोर्ट बनती है फॉर्म एओसी 2 में, वो भी बीओडी रिपोर्ट में आएगी। पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स विद रिलेटेड पार्टीज रेफर्ड टू इन सेक्शन 188 इन फॉर्म एओसी 2। इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, और इस बार भी क्वेश्चन इस पॉइंट से नहीं आया था, इस बार भी क्वेश्चन रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन से आया था, तो वो तो हमें पढ़नी है डेफिनेशन, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर्स बतानी है बीओडी रिपोर्ट में, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। रिजर्व्स में अगर कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है तो बीओडी रिपोर्ट में आ जाएगा। द अमाउंट इफ एनी प्रपोज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अच्छा याद है डिविडेंड में बताया था कि पहले बीओडी डिविडेंड प्रपोज करता है फिर शेयर होल्डर डिक्लेयर करते हैं, तो प्रपोज डिविडेंड बीओडी रिपोर्ट में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रपोज और रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। एल पॉइंट के ब्रैकेट में सिर्फ इतना याद रखना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। सबको बताए? ये ऑब्लिक लिख लो, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सिर्फ इतना लिखाना, पेपर में जरूर नहीं है पूरा पॉइंट लिखो अगर इस पे क्वेश्चन आए। सर इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या होते हैं? जो इवेंट्स बैलेंस शीट डेट के तो बाद हो,
लेकिन बीओडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने से पहले। पढ़ाया मैंने पूरा AS4 ऑडिट में पढ़ाया है, और अकाउंट्स वाले बच्चे अकाउंट्स में पढ़ेंगे जब अनिल सर पढ़ाएंगे, बाकी मैंने ऑडिट में पढ़ा दिया है। और लास्ट तो नहीं है, मतलब सर अब एक ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहता है, अगर कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए कोई स्टेप्स लिए हैं, जैसे कोई विंडमिल एनर्जी लगा ली, सोलर एनर्जी लगा ली, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर अपने आप पे कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है, टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन, या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर फॉरेन करेंसी का कितना इनफ्लो और आउटफ्लो किया, उसकी पूरी डिटेल बीओडी रिपोर्ट में आएगी। पूरा पॉइंट हाईलाइट होगा, इंपॉर्टेंट रहता है। द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो यानी आउटफ्लो, इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। नीचे इसके प्रिस्क्राइब रूल्स हैं, कट कर देना, नॉट इन सिलेबस, नहीं है मॉड्यूल में, खोल के देख लेना। पहले हुआ करते थे, इस बार वाले मॉड्यूल में नहीं है, नहीं है तो हमने हटा दिए। नेक्स्ट पेज पे आइए, अभी बीओडी रिपोर्ट के कंटेंट खत्म नहीं हुए, वो तो बहुत सारे मिल गए क्या? उसके बाद नेक्स्ट है, कंपनी को जितने भी बिजनेस रिस्क फेस होते हैं, कंपनी उन रिस्क को मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाती है। तो कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, वो भी बीओडी रिपोर्ट में आएगी। एंड पॉइंट, अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर द कंपनी, बस इतना ही कर लेना। अब ओ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा हाईलाइट होगा। इससे अनफॉर्चुनेटली इस बार ऑडिट के पेपर में क्वेश्चन आ गया। ऐसा होता है ऑडिट के पेपर में कई बार लॉ का क्वेश्चन आ जाता है या टैक्स का आ जाता है, क्योंकि ऑडिटर को तो अल्टीमेटली सब कुछ चेक करना होता है। मतलब ठीक है, मैं तो हर बार इंपॉर्टेंट कराता ही हूं, और लॉ का पेपर ऑडिट के बाद, लॉ के बाद ऑडिट का पेपर होता है, तो पॉइंट आपको लर्न होगा, सब करके आए तो वो टेंशन नहीं है, तो घबराओ मत, क्या हो गया क्या हो गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता ही है। लॉ की जगह ऑडिट में आ गया क्या हो गया भाई, लॉ के बाद ही तो ऑडिट की पेपर हो रही है ना, पहले थोड़ी ना हो रही है। हाँ, जो बच्चे सिर्फ दे ही सेकंड ग्रुप रहे उनके लिए थोड़ी मजाक थी। पढ़िएगा सर, कंपनी में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी बनती है, CSR पॉलिसी। CSR पॉलिसी में कंपनी स्टेप्स लेती है सोसाइटी का वेलफेयर कैरी आउट करने के लिए। तो जो कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई है, CSR पॉलिसी बनाई है पब्लिक का वेलफेयर कैरी आउट करने के लिए, वो बीओडी रिपोर्ट में आएगी। टैक्स में भी CSR पॉलिसी का रेफरेंस आएगा जब आप PGBP एक्ट पढ़ेंगे। स्टार्ट हुआ है क्या अभी PGBP एक्ट? ठीक है, तो टैक्स में जब PGBP एक्ट स्टार्ट होगा तो वहां पे आप पढ़ेंगे, ठीक है। द डिटेल्स अबाउट पॉलिसी डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय द कंपनी, किसके ऊपर? ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स टेकन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। लेकिन अब सेम वो बीओडी रिपोर्ट में नहीं जो पढ़ा था NRC वाला, सर अगर CSR पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पे डिस्प्ले हो गई है तो डिटेल CSR पॉलिसी बीओडी रिपोर्ट में नहीं आनी, सिर्फ CSR पॉलिसी के सेलियन फीचर्स, उसमें जो चेंजेस हुए और कंपनी का वेबसाइट एड्रेस, ये आपको बीओडी रिपोर्ट में बताना है। However, if above mentioned company policy is made available on company website, it shall be sufficient compliance of BOD report contains salient features of such policy, changes if any in such policy, the web address at which such policy is available. बोलिए आया? अच्छा, अब सर P पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, P पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सर सबसे पहले समझो P पॉइंट हर कंपनी पे अप्लाई नहीं होता, या तो P पॉइंट अप्लाई होता है पब्लिक कंपनी पे, या P पॉइंट अप्लाई होता है कोई भी ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे, या तो लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होगा P पॉइंट, या तो लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होगा, या P पॉइंट हर ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होगा जिस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा। अगर ऐसा है तो P पॉइंट ये बोलता है कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं सबकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी कि उन्होंने पूरे साल में क्या काम किया, अच्छा किया, बुरा किया। सारे डायरेक्टर्स की इंडिविजुअली भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी और सभी डायरेक्टर्स की कलेक्टिवली भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी, और फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट बीओडी रिपोर्ट में आएगी, जिसमें हमें बताना पड़ेगा कि इंडिविजुअली कंपनी के हर डायरेक्टर की क्या परफॉर्मेंस रही और कलेक्टिवली कंपनी के सभी डायरेक्टर्स की क्या परफॉर्मेंस रही। A statement indicating the manner in which formal annual evaluation of performance of the board, its committees and of individual director has been made. If company is a listed company or
द कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹25 करोड़ और मोर एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है क्या? लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को पॉइंट तब नहीं अप्लाई होगा जब उसने सेक्शन 92 और 137 का कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया। पढ़ना इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी विच हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट in filing with registrar its financial statement under section 137 or annual return under 92, this disclosure is not required। लेकिन ये डिस्क्लोजर तब रिक्वायर्ड नहीं जब ऐसी कंपनी के डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन खुद गवर्नमेंट ने कर लिया। इफ द डायरेक्टर्स आर इवैल्यूएटेड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सीजी, बस। और क्यू पॉइंट है, बोले बीओडी रिपोर्ट में वो अदर मैटर्स आएंगे जो प्रिस्क्राइब्ड होंगे। बीओडी रिपोर्ट में वो जो प्रिस्क्राइब्ड हो, मतलब ये मन नहीं भरा इतने डाल के, फिर बोला हम प्रिस्क्राइब भी करेंगे और वो भी आएंगे। समझ गए? फीलिंग है ये। तो सच अदर मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब, और वो प्रिस्क्राइब भी हो गए एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 85 ऑफ कंपनी अकाउंट रूल 2014। देख रहे हैं? प्रिस्क्राइब मैटर ज्यादा नहीं है, 12, 13, 14, 15 मैटर्स है। ठीक है, उसके ऊपर रीड ओनली लिख लो, अब इनको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, बाकी हमने पूरी बीओडी रिपोर्ट डिटेल में पढ़ ली है कि बीओडी रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, लेकिन ये कंटेंट ऐसी कंपनी के लिए है जो 1% कंपनी नहीं है और स्मॉल कंपनी नहीं। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग मिलेगी, कंटेंट्स ऑफ अ बीओडी रिपोर्ट ऑफ अ 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। इनके केस में एक अब्रिज छोटी बीओडी रिपोर्ट बनती है। क्या बनती है? अब्रिज छोटी बीओडी रिपोर्ट बनती है। पढ़ते हैं, देखो इसको क्या है, पढ़ेंगे तो आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो कहां से आएगा। जितना पढ़ूं हाईलाइट करना। सीजी में प्रिस्क्राइब एंड अब्रिज बीओडी रिपोर्ट। अब्रिज का मतलब लिखो स्मॉल, छोटी, कंसाइज, स्मॉल, कंसाइज, छोटी। हाउएवर द कॉन्सेप्ट ऑफ अब्रिज बीओडी रिपोर्ट shall be applicable only to 1% companies and small companies। बोलिए आया? Thus, in case of a 1% company and small company, it shall be a sufficient compliance if such company instead of including वो सारे मैटर जो हमने पीछे पढ़े, instead of including all the contents given to in point A to Q above, A to Q तक जो पीछे पढ़े वो छोड़ दो, बल्कि क्या इंक्लूड करे? includes only such content in its BOD report as have been prescribed by CG for the purpose of abridged BOD report। क्लियर है क्या? अभी अब्रिज बीओडी रिपोर्ट के कंटेंट दिख रहे हैं, आओ रीड करें। चलो, पीछे वाले कंटेंट है ये आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ पीछे वालों में से कौन से कंटेंट यहां आएंगे वो है। अब देखो यहां क्या क्या आ रहा है, पीछे वालों में से क्या क्या आ रहा है, हाईलाइट करते हुए चलना सब। एक तो वेब एड्रेस आ रहा है, पीछे भी था नहीं था? एक नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड पीछे भी था, एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी था, एक ये भी था फ्रॉड वाला पॉइंट, डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर अंडर 143(12) अदर देन दोज व्हिच आर रिपोर्टेबल टू सीजी, ये भी था ई पॉइंट। एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स बाय बोर्ड ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क और डिस्क्लेमर रिपोर्ट मेड इन ऑडिट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर्स भी था, ये नहीं था, ये नया कंटेंट है। स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल समरी और हाईलाइट्स, ये पीछे नहीं है, ये पीछे नहीं, ये अलग पॉइंट आ गया। और क्या आएगा? एच पॉइंट के ब्रैकेट में फिर लिखो सब्सिक्वेंट इवेंट्स, पीछे भी था। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया? अब ये भी नया पॉइंट है, पीछे नहीं था। आपको स्मॉल कंपनी रिपोर्ट में यह भी बताना है कि इस साल में कौन से डायरेक्टर ज्वाइन किए, कौन से रिजाइन किए। द डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स हु वर अपॉइंटेड और हु हैव रिजाइन्ड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, जे पॉइंट में यह बताना है कभी भी कंपनी के अगेंस्ट, ओपीसी या स्मॉल कंपनी के अगेंस्ट किसी लीगल अथॉरिटी का कोई ऑर्डर आया हो जिससे कंपनी के एग्जिस्टेंस को खतरा हो, लाइक कोर्ट ने बोल दिया वाइंड अप हो जाओ। डिटेल्स और सिग्निफिकेंट एंड मटेरियल ऑर्डर्स पास्ड बाय कोर्ट या ट्रिब्यूनल इंपैक्टिंग द गोइंग कंसर्न स्टेटस एंड कंपनीज ऑपरेशन इन फ्यूचर, और ये भी था पीछे। पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स विद रिलेटेड पार्टीज रेफर्ड टू इन सेक्शन 188 इन फॉर्म AOC 2। बोलो आया? आया? थर्ड पॉइंट मत करना। फोर्थ पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया सब। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो बीओडी रिपोर्ट है, बीओडी रिपोर्ट के साथ बीओडी रिपोर्ट जो होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होती है,
और बीओडी रिपोर्ट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच होकर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में जाती है फॉर द पर्पज ऑफ अडॉप्शन। पढ़ा चुका, पीछे लिखा दिया था ना, पढ़ो। द बीओडी रिपोर्ट शैल बी अटैच टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड शैल बी लेड बिफोर द कंपनी इन एजी। अब ये इंपॉर्टेंट है, साइनिंग ऑफ बीओडी रिपोर्ट। सर हमने देखो पेज नंबर 9.15 पे जो पढ़ा वो साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, वो साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट था। अब हम साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे, अब हम साइनिंग ऑफ बीओडी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि आखिरकार बीओडी रिपोर्ट कौन साइन करेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, हम साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे, हम ये पढ़ रहे हैं कि बीओडी रिपोर्ट कौन साइन करेगा। तो देखो जो बीओडी रिपोर्ट है उसमें आते फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करता था, उसका पहला पॉइंट है बस। बोले अगर चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑथराइज्ड है तो वो कर ले, और अगर चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑथराइज नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, उनमें से एक एमडी होगा। और ओपीसी का पॉइंट यहां सेम है, बोले ओपीसी में बस एक डायरेक्टर साइन करेगा। यहां पे वो वाला पॉइंट नहीं है, कौन सा वाला, सीईओ, सीएफओ और सीएस वाला। बोलो आया, पढ़ो, हाईलाइट ही कर लेना पूरा। द बीओडी रिपोर्ट एंड annexures thereto shall be signed by chairperson of the company if he is authorized by the board, at least 2 directors, one of whom shall be a managing director if the chairperson of the company is not authorized. In case there is only 1 director, the BOD report and annexure thereto shall be signed by such director. Done? यहां पर आकर मेरी तरफ से खत्म होता है सेक्शन 134 BOD रिपोर्ट। सर ये सेक्शन बड़ा है, आपस में रिलेटेड है, मैं प्रेफर करता हूं एक ही क्लास में खत्म कराऊं। तो मैंने आपको 134 करा दिया है, अब हमारा सिर्फ एक सेक्शन बचा है 135। ठीक है, इसका प्रोबेबली क्या मतलब दूंगा ही, आई विल गिव यू अ सेपरेट शीट फॉर दिस चैप्टर टुमारो, मतलब दिस पर्टिकुलर सेक्शन टुमारो, एंड वी विल कवर दिस टॉपिक फ्रॉम दैट शीट। ठीक है, क्योंकि ये यहां बहुत थ्योरी है, थोड़ा सा दिक्कत आएगी लर्न करने में, मैं बता दूंगा, वैसे कर लेना। डन है, छोटा सा सेक्शन है। चलो अब आज का होमवर्क ले लो। आपका कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस मोर और लेस खत्म हो गया आज मेरी तरफ से। एक सीएसआर बची है और एक रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ी है। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन तो मैं अभी करा रहा हूं, सिर्फ सीएसआर बचेगा, वो हम कल करेंगे। वो मैं अभी करा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन बता दो होमवर्क में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो। 1 तो दे दिया, 1 और 5, 1, 5 और 7 दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, 3 कर लो और 4 कर लो। नहीं 4 मत करना, 4 रहने दो। 2 करो, 3 करो, 4 काट ही दो, 4 अभी इरेलेवेंट हो गया क्वेश्चन ही। 2 करो, 3 करो, 5 दे दिया था और 6 कर लो। 2, 3 और 6 कर लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 2, 3 और 6 करके क्वेश्चन भी सारे खत्म ही हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उनमें से किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? बताओ कौन से में? पेज नंबर बोलो। आपको भी है? फर्स्ट में, पहले फर्स्ट निकाल लेते हैं फिर। बोलो क्या प्रॉब्लम है बेटा? The registered office of Bharat Limited is situated in a backward area of Maharashtra. The board wants to keep books of account at corporate office in Mumbai, which is conveniently located. The board seeks your advice about the feasibility of maintaining the accounting records. इसमें सिर्फ इतना लिखना है, कुछ भी नहीं, to the point आंसर लिखना है कि as per section 128 subsection 1, the company shall keep its books of account at the registered office. However, the board of directors of the company may decide to keep the books of accounts at any place other than the registered office. In such case, the board shall file a complete address of the place where books of accounts are maintained in form number AOC 1 to ROC. खत्म, फैक्ट लिख के कंक्लूजन, और कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? AOC 5 फॉर्म में फाइल करके बस, और कुछ भी नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है? और आपको कौन से में चाहिए? 5 में। 5 का थर्ड पार्ट क्या आ गया? नहीं रख सकती, लिखा हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया। बोलो। हाँ वो वेटेज ज्यादा था इस क्वेश्चन का पेपर में, 4-4 मार्क्स के थे तीनों पार्ट, तो इसलिए वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा था। अभी रीसेंट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है एकदम ही। क्लियर है क्या?
चलिए, तो कॉर्पोरेट लॉ मेरी तरफ से फिनिश हो गई है ऑलमोस्ट। दो चीजें करा रहा हूं, एक तो रिलेटेड पार्टीज करा रहा हूं और एक सेक्शन 135 कल कराऊंगा। हेडिंग बनाइए कॉपीज में। आपके पास आईसीए मॉड्यूल है क्या? मैं एक काम कर रहा हूं, आईसीए मॉड्यूल का पीडीएफ भेज रहा हूं आपको। डेफिनेशन वहां से निकाल लो, थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी रिलेटेड पार्टीज की, ठीक है? और वो डेफिनेशन मुझे पूरी नोट्स में लिखी चाहिए होगी। अब वो डेफिनेशन थोड़ी सी क्या टिपिकल है, टेक्निकल है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। लिमिटेड जितना मैं पढ़ाऊंगा बस उतना पढ़ना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना। मैं फिर बोल रहा हूं, जितना मैं पढ़ाऊंगा लिमिटेड उतना पढ़ना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना। सर रिलेटेड पार्टी का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। आइडियली तो ये डेफिनेशन ही नहीं होनी चाहिए हमारे सिलेबस में, बट अब है तो छोड़ेंगे नहीं, पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? आ जाओ। मैंने ग्रुप में पीडीएफ भेज दिया, निकाल लीजिए। मिला आपको पीडीएफ? नहीं मिला? मिला नहीं मिला? फेल हो गया, वापस से भेज रहा हूं। क्या? अरे मैंने कैंसिल नहीं किया, वो फोन नहीं किया। अरे हो जान दो, क्या लेते हैं, पढ़ कौन से रहे हम इससे। आओ, हाँ देखते हैं टाइम कितना बचता है एंड। पेज नंबर 19 है इस चैप्टर का, सेक्शन 2 क्लॉज 76 मिलेगा रिलेटेड पार्टीज। सेक्शन 2 क्लॉज 76 मिलेगा। हाँ क्या हुआ, मिल गया? अब सर रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आएगा, बहुत सारे लोग लिखे हुए हैं, प्लीज इस डेफिनेशन को ठीक से पढ़ लीजिएगा। इन्होंने बोला सबसे पहला रिलेटेड पार्टी मींस डायरेक्टर और इज रिलेटिव, मतलब कंपनी के लिए कंपनी के रिलेटेड पार्टी कंपनी के डायरेक्टर भी है और कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी डायरेक्टर के रिलेटिव भी है। की मैनेजरियल पर्सन और इज रिलेटिव, कंपनी के जितने भी केएमपी होंगे वो भी कंपनी के रिलेटेड पार्टी है और केएमपी के जो रिलेटिव है वो भी कंपनी के रिलेटेड पार्टी है। मिल गई ना डेफिनेशन सबको? अभी भी ढूंढ ही रहे हो? ये स्क्रीनशॉट खींच के भेजूं? मिल गई ना? पेज नंबर बोल दीजिए। पेज नंबर है 1.19। वो नहीं आया क्या शैलेश? चलो आ जाओ। थर्ड पॉइंट देखना सर, एक पार्टनरशिप हमारी रिलेटेड पार्टी होगी। कौन? पार्टनरशिप फर्म। कंपनी की रिलेटेड पार्टी पार्टनरशिप फर्म होगी कब? जब पार्टनरशिप फर्म में कंपनी के डायरेक्टर्स पार्टनर हो। तो लिखा हुआ है फर्म इन विच कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर या उनके रिलेटिव क्या है? पार्टनर। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी भी हमारी रिलेटिव होगी। कौन सी प्राइवेट कंपनी हमारी रिलेटिव होगी? जहां पे कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का मैनेजर कंपनी का मेंबर या डायरेक्टर है। मतलब एक प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी में हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर मेंबर है, तो वो भी हमारी रिलेटेड पार्टी है। अब प्राइवेट कंपनी इन विच अ डायरेक्टर मैनेजर और इज रिलेटिव इज अ मेंबर और डायरेक्टर। नेक्स्ट सर, इन्होंने बोला कोई भी ऐसी पब्लिक कंपनी हमारी रिलेटेड पार्टी होगी जिस कंपनी में हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर डायरेक्टर भी है और उसके बाद 2% ऑफ पेड अप कैपिटल भी है उस कंपनी की। अब पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर एंड अ मैनेजर इज अ डायरेक्टर एंड होल्ड्स अलोंग विद हिज रिलेटिव मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अब ये पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अकस्टम टू एक्ट है। मतलब एक दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स के बात मान के काम करते हैं, तो फिर वो दूसरी कंपनी हमारे लिए रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी, सब्सिडरी नहीं हुई। अ बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इज accustomed to act in accordance with advice, directions or instructions of a director or manager. Next,
7 पॉइंट। सर कोई भी ऐसा पर्सन रिलेटेड पार्टी है जिसके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स काम करते हैं। एनी पर्सन हुज एडवाइस डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस आर डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट। इसमें भी यही बात है कि अगर एडवाइस प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी गई है तो आप अकस्टम टू एक्ट माने नहीं जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन सब क्लॉज 6 and 7 shall apply to advice, direction और instructions given in a professional capacity। अच्छा, और रिलेटेड पार्टी में कौन आएगा? बोले हमारी होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी ऑफ सच कंपनी, अ सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी, ब्रैकेट में लिख लो सिस्टर कंसर्न। मतलब मैं एक कंपनी की सब्सिडरी और एक दूसरी कंपनी भी उसी कंपनी की सब्सिडरी है जिस कंपनी की सब्सिडरी मेरी कंपनी, ब्रैकेट में लिखो सिस्टर कंसर्न बोलते हैं। अच्छा, फोन में कैसे लिखो? सॉरी आई डिडंट रियलाइज। ठीक है, मतलब याद रखना जैसे मेरी कंपनी किसी और एक कंपनी की सब्सिडरी है और उसी कंपनी की कोई और सब्सिडरी है। मान लो राम लिमिटेड सब्सिडरी है दशरथ लिमिटेड की, लक्ष्मण लिमिटेड भी सब्सिडरी है दशरथ लिमिटेड की, तो राम और लक्ष्मण आपस में रिलेटेड पार्टी भी है और सिस्टर कंसर्न भी। आया सी पॉइंट, कोई भी ऐसी कंपनी जिसने हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, एन इन्वेस्टिंग कंपनी और वेंचरर कंपनी भी बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिमाग कहीं भी नहीं लगाना। और 9 पॉइंट है सच अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब। अब प्रिस्क्राइब में कौन है? पढ़ना, एज पर रूल 3 गिवन इन कंपनीज, जो भी रूल है, अ डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ होल्डिंग कंपनी, हमारी कंपनी का नहीं, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर और केएमपी और इज रिलेटिव को भी हम रिलेटेड पार्टी मानेंगे, शैल बी डीम्ड टू बी अ रिलेटेड पार्टी। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया पूरा आपको कॉपी में कल मैं लिखा हुआ देखूंगा। सेक्शन 2 क्लॉज 76 डेफिनेशन ऑफ अ रिलेटेड पार्टी। अब सर हमारा चैप्टर 9 बेसिकली पूरा कंप्लीट हो गया। अब छोटे छोटे एक आधे टॉपिक और बचे हुए हमारे डेफिनेशंस के, तो अब मैं क्या करूंगा, कल चैप्टर 9 कंप्लीट करूंगा। कल चैप्टर 9 कंप्लीट करके छोटी छोटी 5-10 डेफिनेशंस हैं। कल नहीं होगा चैप्टर 9, परसों होगा। तो परसों आप लोग आईसीए का मॉड्यूल लाएंगे लॉ में, और जो हमारी रिमेनिंग डेफिनेशन अब बच गई वो आईसीए मॉड्यूल से करा के मैं फिनिश कर दूंगा। डेफिनेशंस खत्म हो जाने के बाद हमारा पूरा का पूरा कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस अभी खत्म होता है। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अदर लॉज। अदर लॉज में भी जीसीए और आईओएस मैक्सिमम बच्चों का पढ़ा हुआ है, जिनका नहीं पढ़ा हुआ उनको वापस पढ़ाऊंगा, उसकी उनको नहीं चिंता करनी है। पढ़ा हुआ है ये मैं बोल रहा हूं, वापस पढ़ाऊंगा ये भी मैं ही बोल रहा हूं। ठीक है, एनआई एक्ट हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आईसीए, और नहीं उसके बाद हाँ आईसीए पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। डन है, चलो।